हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों ने लेक्चर 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इस मैटर के बारे में डिस्कस किया था, उसके नेचर और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप नोट्स बना सकें। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट विथ इंस्ट्रूमेंट। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट्स करते हैं तो वो जो नंबर आप रिपोर्ट करते हैं उससे एसोसिएटेड जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। चाहे आप स्केल से कुछ मेजर कर रहे हो, लेंथ, या फिर आप मास बैलेंस से जो है मास मेजर कर रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने रिपोर्ट किया है, एक लेंथ मेजर किया आपने, दो ऑब्जर्वर है, मान लो आप और एक और कोई ऑब्जर्वर है। आपने एक लेंथ को रिपोर्ट किया 42.635 सेंटीमीटर और अगले ने उसको रिपोर्ट किया 42.64 सेंटीमीटर। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बोलोगे सर इन दोनों में एक तो एक्यूरेसी का डिफरेंस होगा, कोई करेक्ट होगा, कोई थोड़ा सा एक उससे जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे डिफर करेगा। और एक दूसरा डिफरेंस है प्रिसीजन का, कौन ज्यादा प्रिसाइज है वो बताओ। तो पहला वाला मोर प्रिसाइज है क्योंकि डेसिमल के बाद उसमें कितने डिजिट्स हैं, 3। तो वो 3 डिजिट तक उसको रिपोर्ट कर पा रहा है, यानी उसका इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू रिपोर्ट करने में उसकी हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए ये वैल्यू लेस प्रिसाइज वैल्यू है। तो आपने दोनों को देखकर ये तो बता दिया कि कौन ज़्यादा प्रिसाइज और कौन जो है लेस प्रिसाइज तरीके से रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो जरा समझते हैं इनके बारे में। देखिए, ये जो पहला डिजिट होता है, जैसे इसमें 4 है पहला डिजिट, इसमें भी पहला डिजिट क्या है, 4। जो भी नंबर आपने रिपोर्ट किया होगा मेजरमेंट के बाद, उसका पहला डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट कहलाता है और लास्ट डिजिट जो होता है, इसमें 5 है और सेकंड वाले में ये 4 है, वो लास्ट डिजिट जो होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है। उसका सिग्निफिकेंस कम होता है क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी होती है लास्ट डिजिट में। वो लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, यानी वो 5 हो सकता है, 4, 6, वहां कुछ ना कुछ एरर या गलती हुई होगी, ऐसा होता है। तो जहां तक वो रिपोर्ट किया गया है, लास्ट डिजिट में याद रखना अनसर्टेनिटी पाई जाती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट वो होता है। अच्छा, जो प्रिसीजन होता है, दोनों ऑब्जर्वर ने जो अलग अलग वैल्यूज रिपोर्ट की, वो आखिर किस बात पर डिपेंड करता है प्रिसीजन। तो बोलोगे प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, वो कितना प्रिसाइज और कैलिब्रेटेड है, और ऑपरेटर कितना स्किलफुल है उस इंस्ट्रूमेंट को लेके। इन दोनों बातों पे जो वैल्यू रिपोर्ट की जा रही है उसकी प्रिसीजन डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंट फिगर मेजरिंग जो वैल्यू है उससे रिलेटेड है और प्रिसीजन क्या है। आगे डिस्कस करें। आप सिग्निफिकेंट फिगर को और समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार ध्यान सुन लो, लेक्चर को लास्ट तक देखोगे तभी चीजें तुमको एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे अगर हम इन तीनों कैलकुलेशंस को देखें तो कैलकुलेटर पे और आपके दिमाग में तीनों कैलकुलेशंस एकदम एक जैसी होंगी। 25 को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो भाई 25 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है, 12.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये 12.5 आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ये तीनों में है, कैलकुलेटेड आंसर है, कैलकुलेटर से जो आंसर मिलेगा। बट जब आप साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान रख के रिपोर्ट करोगे तो कुछ और ही आएगा, और उसको हम इसी लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको केवल यहाँ दिखा रहा हूँ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या आएगा। जब पहला रिपोर्ट करोगे आंसर, आप 12.5 रिपोर्ट करोगे, लेकिन दूसरा जब आप आंसर रिपोर्ट करेंगे तो वो 12.5 नहीं, वो आप केवल 12 रिपोर्ट करोगे। और उस 12 को 1.2 इंटू 10⁻1 भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। मतलब इसको लिखा गया है, यानी कि हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किए हैं और 10 की पावर में 1, जितनी बार लेफ्ट में शिफ्ट करोगे 10 की पावर में वो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। बट आप डिफरेंस देख रहे हो, पहला वाला 12.5 रिपोर्ट किया गया है, दूसरा वाला 12 रिपोर्ट किया गया है और उसको साइंटिफिकली ऐसे लिखा गया है। और तीसरे को जब आप रिपोर्ट करोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के, लेकिन हाँ इसको 10 रिपोर्ट करेंगे, कैलकुलेटर में वो 12.5 आएगा।
बट सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए इसका आंसर 10 रिपोर्ट करेंगे, और उस 10 को ऐसे लिखा जा सकता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं और जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्यों आता है, यही इस लेक्चर में आपको समझ में आएगा। देखो, एक पहला डिफरेंस तो आप समझो, पहले वाले में 0.500 था, बाई 25.0 तो सब में था, लेकिन जो पहला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो 0.500 था, फिर 0.50 था, 0.5 था। क्या मतलब इसका? फिर से वही बात, प्रिसीजन का डिफरेंस है। पहले में जो चीज़ रिपोर्ट की गई है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है, 3 डिजिट तक। अच्छा, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है 0.50, और तीसरे वाले में केवल 1 डिजिट तक है। मतलब प्रिसीजन पहले वाले में ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तीसरे में और कम है। तो इसका मतलब प्रिसीजन कम हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी एक्यूरेसी पे डाउट आएगा, एरर आएगा, तो हम उसी हिसाब से उसको रिपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस लेक्चर को समझ जाओगे तो मैंने ये क्यों 12.5, 12 और ये 10 क्यों रिपोर्ट किया, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिलहाल इसको नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को दिया है कि आप समझो कि भाई ऐसा क्यों हो गया, आखिर क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का रोल। ठीक, तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे और देखो, एक टॉपिक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5 किलोमीटर हमको दिया है एक डिस्टेंस, और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला है बताओ क्या सही तरीका है उसको लिखने का। मैं आपको बताऊं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होगा ना। यानी पहला ऑप्शन मैथमेटिकली करेक्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, मैथमेटिकली करेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, 5000 मीटर को आप डेसिमल को यहाँ पे 3 बार खिसका दो लेफ्ट में, और 10⁻³ ऐसे भी लिख सकते हो आप 5000 मीटर को, ये भी मैथमेटिकली 5000 मीटर है, 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकली। और जो थर्ड सी वैल्यू है ये भी वही है, 5000 मीटर को ही रिप्रेजेंट किया गया है एक साइंटिफिक नोटेशन में। और फोर्थ वैल्यू भी 5000 मीटर ही है, 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। मैथमेटिकली चारों आंसर करेक्ट हैं, लेकिन जब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए बताओगे तो केवल डी करेक्ट है और ए बी सी करेक्ट नहीं है। लग गया झटका? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, कैलकुलेशंस में। अब ये क्यों है ये तुमको और समझ में आएगा, फिलहाल मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ। देखो, 5 किलोमीटर में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो जब आप आंसर उसको रिपोर्ट करोगे, भले ही आपने यूनिट चेंज कर दी हो, याद रखना किलोमीटर को मीटर में चेंज किया आपने, यूनिट चेंज की है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होना चाहिए। तो पहले वाले में केवल एक 5 वन सिग्निफिकेंट फिगर है, वन सिग्निफिकेंट फिगर 5 किलोमीटर में, लेकिन ए ऑप्शन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बी ऑप्शन में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सी ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाले आते हैं, क्यों ये इस तरीके से आया, वो मैं डिस्कस करूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। अगर वो 5 किलोमीटर ऐसे न लिखा गया होता, ऐसे न रिपोर्ट किया गया होता, 5.o ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होता, और फिर से वही क्वेश्चन कि इन चारों में क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो बात वही होती कि 5.0 किलोमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये जीरो भी एक डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर ही है डेसिमल के बाद वाला, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब आप उसको मीटर में चेंज करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जिसमें कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो इस बार आंसर डी नहीं है, इस बार आंसर कौन सा है? सी है। ए नहीं है, बी नहीं है, डी भी नहीं है, इस बार सी है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं अब कुछ आपको क्या दिखाऊंगा, रूल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए रूल 1 क्या है। रूल 1 ध्यान से सुनो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो डिजिट हैं 1 से लेकर 9 तक और उनके बीच में आने वाले जीरो सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जैसे बताओ, पहले एक मैंने 372 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट रिपोर्ट किया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलोगे ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पहले वाले में, है ना। अच्छा, दूसरे वाले में
बोलोगे एक मास रिपोर्ट किया गया है ग्राम में 0.56 ग्राम, तो इसमें नॉन जीरो डिजिट 5 और 6 है, दो हैं, दो, उनके बीच में तो जीरो नहीं है ना, तो ये जीरो एक्चुअली से पहले वाला है, डिजिट से पहले वाला, ये काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल ये दोनों 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 9005 9005 जैसे ग्राम, मान लो कोई एक यूनिट कुछ ना कुछ तो होगी ना जब आप मेजर करोगे तो, लेंथ, मास, वॉल्यूम, कुछ भी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलोगे 9 और 5 तो है, उसके बीच में आने वाले जीरो भी हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। जैसे अब मान लो 6.04, या आपने मान लो लीटर में कुछ मेजर किया है, तो ये उसका जो डिजिट है उसमें 6 और 4 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, और जीरो जो बीच में उनके आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जितने नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, और जो जीरो उनके बीच में आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि zeros to the left of first non-zero digit in a number are not significant। जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में, उससे पहले पाए जाने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे बताओ इन दोनों में, बोलोगे 6 पहला नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट में ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे केवल 6 सिग्निफिकेंट है, केवल 6, यानी 1 सिग्निफिकेंट। ऐसे ही 3 पहला डिजिट था, उससे पहले 3 जीरो जरूर आ रहे थे, लेकिन ये पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल 3 और 6 दो ही डिजिट हैं सिग्निफिकेंट। तो पहले वाले में एक सिग्निफिकेंट और दूसरे वाले में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कौन सा जीरो नहीं लेना है, ध्यान से देख लो। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, if a number ends in zeros but these zeros are to the right of a decimal point then these zeros are significant। decimal के बाद आने वाले zeros significant होते हैं। जैसे अब देखो इसमें 3 significant होगा, decimal के बाद ही आया है, ये भी significant होगा। 2 और फिर 5 तो है ये सिग्निफिकेंट, लेकिन डेसिमल के बाद क्योंकि नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो डेसिमल के बाद में वो आ रहे हैं, तो वो भी सब सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा, ये पहले वाले दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इस 6 के बाद में आने वाले ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं 6 के साथ। तो पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट हुए? 2 हुए, फिर 4 सिग्निफिकेंट हुए, फिर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ध्यान से सुनो, समझो। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 4, वो है इफ अ नंबर एंड्स इन अ zeros but these zeros are not to the right of a decimal point these zeros may or may not be significant। यानी कि नंबर जीरो से एंड तो हो रहा है लेकिन डेसिमल के राइट में नहीं है, तो वो हो भी सकता है सिग्निफिकेंट और नहीं भी हो सकता है। इस बात को समझो। जैसे अब मैंने 50400 सेंटीमीटर एक वैल्यू रिपोर्ट की, बताओ कितने सिग्निफिकेंट हैं इसमें? तो जैसे वैल्यू रिपोर्ट की गई है उसमें तो डेसिमल कहीं दिखाया ही नहीं गया है, तो 5 तो नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, और ये जीरोस के बीच में है, तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिलहाल जिस तरीके से वैल्यू रिपोर्ट की गई है नहीं है। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। ठीक, अब मैं इसी वैल्यू को कई तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ डेसिमल देखो, जब वैल्यू हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए ऐसा मानते हैं, भले यहाँ लिखा नहीं है। तो डेसिमल को मैं 1 2 3 और 4 बार जब शिफ्ट करूंगा तो वो यहाँ पहुंचेगा। तो इसीलिए मैं 10 की पावर 4 पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव 4, यही राइट में शिफ्ट करते तो नेगेटिव 4। ठीक है, तो मतलब मैंने यही 50400 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया है साइंटिफिक नोटेशन में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? तो देखो, अब ये 5 भी सिग्निफिकेंट है और डेसिमल के बाद में आने वाली ये 0 भी सिग्निफिकेंट है 4 के साथ, तो इसमें पांचों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगले वैल्यू में मैंने उसी को रिप्रेजेंट किया, फिर से बस मैंने एक जीरो स्किप कर दिया और ऐसे लिख दिया अगर। अब बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? तो बोलोगे इसमें अब केवल कितने रह गए? 4 सिग्निफिकेंट रह गए। ठीक, और अगले में मैंने फिर एक और जीरो ड्रॉप कर दिया, तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इतने।
ठीक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आप ध्यान से देखो 50400 सेंटीमीटर को ही इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है और इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई एक नंबर दे देगा, बोलेगा इस नंबर को इस तरीके से लिखो कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, तो ठीक है ना। तो पहला जो लिखा गया है उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखा गया है, दूसरे वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखा गया है, तीसरे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखा गया है, और जो इनिशियली लिखा गया था उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। ठीक है, तो ये आपको रूल्स मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर कब जीरो काउंट करना है, कब जीरो काउंट नहीं करना है, और नॉन जीरो डिजिट तो काउंट होगा ही होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, देखिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जैक्ट नंबर जो होता है या जो कांस्टेंट होते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे आपको जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, एज अ कांस्टेंट हम उसको लेते हैं, हम उसको बार बार मेजर नहीं करते हैं। बात को सुनना ठीक से, आपको कभी भी कोई फार्मूला मिलेगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो उसमें कहीं कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, उन कांस्टेंट वैल्यूज को हम बार बार मेजर नहीं करते हैं, वो कांस्टेंट हमारे जितने भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो उसको एज अ कांस्टेंट वही वैल्यू बार बार ट्रीट करती है। तो उस कांस्टेंट को, फिजिकल कांस्टेंट को और एग्जैक्ट नंबर के बारे में सुनो ठीक से। ये नंबर ऐसे हैं जिसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखो सुनो, एग्जैक्ट नंबर क्या है, सच एज द नंबर ऑफ अ पीपल इन अ रूम। जैसे मान लो एक रूम में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, अगर मैं वो रिपोर्ट करूं तो वो मैंने कहीं मेजर तो नहीं किया ना, बस मैंने सिंपल काउंटिंग की है, बस एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया है, तो वो तो एग्जैक्ट नंबर है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 4.5 लोग उस रूम में है, 5.6 लोग उस रूम में है, तो भैया रूम में जब मैं किसी गैदरिंग में कितने पीपल वहां पे हैं अगर मैं उसको रिपोर्ट करूंगा तो वो एक इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस वाला फिगर होगा। ठीक है ना, जैसे एग्जैक्ट नंबर आर काउंटिंग अप हाउ मैनी ऑफ समथिंग आर प्रेजेंट, मतलब एक सिंपल काउंटिंग है वो। जैसे मान लो मेरे पास 8 पेन है, 10 कॉपी है, तो वो एग्जैक्ट काउंटिंग है। तो वहां पर 8 पेन का मतलब है कि उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, 8.000000 आप कॉन्फिडेंट हो कि वो 8 है, इनफाइनाइट उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि दे आर नॉट मेजरमेंट मेड विथ इंस्ट्रूमेंट, उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है ना, वो तो एकदम आप डेफिनेट तरीके से उसको बता रहे हो कि भाई इतनी कॉपीज हैं, इतने पेन हैं, इतने पीपल हैं। तो याद रखना ऐसे में हमेशा उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस आर डिफाइंड नंबर्स। अच्छा, कुछ डिफाइंड नंबर्स भी होते हैं, कुछ तो काउंटिंग वाले नंबर्स हो गए और कुछ डिफाइंड नंबर्स हो गए। ठीक है, तो जो डिफाइंड नंबर्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर वाले होते हैं। जैसे 1 फुट, 1 फुट में हमें पता है 12 इंचेस होते हैं, तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, तो यहाँ पे 12 लिखा गया है ना, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसको 2 मत कह देना, यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 1 फुट 12 इंचेस के बराबर है, तो ये डिफाइंड नंबर है। 1 फुट की डेफिनेशन ये है कि 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ समझ में आ गया आपको, यहाँ पे काउंटिंग जो आप करेंगे वो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट, और इस तरह का जो डिफाइंड नंबर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। देयर आर एग्जैक्टली 12 इंचेस इन 1 फुट, इसलिए हमने ऐसा कहा, वो 12 जो है वहां पे वो एकदम फिक्स्ड है, और उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट यानी कि 12.0000000000 अप टू इन्फिनिटी कॉन्फिडेंट है आप। Therefore, if a number is exact, it does not affect the accuracy of calculation nor the precision of the expression. तो अगर आप कोई एग्जैक्ट नंबर अपने किसी कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व करते हैं तो वो एक्यूरेसी या प्रिसीजन को अफेक्ट नहीं करता। एक्यूरेसी या प्रिसीजन को बस वही वैल्यूज अफेक्ट करती हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया हो। सम मोर एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर 100 ईयर इन अ सेंचुरी,
तो भैया 1 सेंचुरी में 100 ईयर है, तो वो जो 100 ईयर है यहाँ पे, ये एकदम फिक्स्ड है कि 1 सेंचुरी 100 ईयर को मिला के बनती है, यानी कि वो एग्जैक्ट 100 है, एग्जैक्ट नंबर एक तरह का है। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, यानी 100.0000000 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे कि जैसे वाटर होता है, H2 होता है, जानते हो आप लोग, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना रहे हैं, वाटर। तो यहाँ पे 2 काउंटिंग है ना एक तरह की, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 2 मोल, ये मतलब ऐसे समझो आप कि H2 प्लस O2, मॉलिक्यूल O2 और H2 होता है ना, H और O केवल क्या होता है, एटम। बट अगर H2 लेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कह रहा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनेगा। आप इसको पहले से देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपने काउंटिंग की बात की है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो भैया जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं ना, ये काउंटिंग के नंबर्स, इनकी सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछी जाएगी तो क्या जवाब दोगे, बोलोगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, इसके 2 में, इसके 1 और इसके 2 में, क्योंकि काउंटिंग है। ऐसे ही देयर आर 500 शीट्स ऑफ पेपर इन अ रिम, एक रिम जो होता है वो 500 शीट ऑफ पेपर का बनता है। तो ये 500 शीट एक तरह की काउंटिंग हो गई ना, तो एकदम ये 500 डॉट देन डेसिमल फिर 0000 अप टू इन्फिनिटी, एक तरह की काउंटिंग है। तो उसमें डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक 0 आप मान सकते हो, इसीलिए उसे कहते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसमें। और एक बात सुनो, स्पीड ऑफ लाइट इज नाउ अ डिफाइंड क्वांटिटी, एग्जैक्ट नंबर, कांस्टेंट्स एंड डिफाइंड क्वांटिटीज। तो जब वो डिफाइंड हो जाएगी कि भैया ये तो इतनी ही है, तो वो एग्जैक्ट नंबर की ही तरह इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर वाली मानी जाएगी। तो बाय डेफिनेशन इट्स वैल्यू इज इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये एक डिफाइंड, मतलब मैं जब भी किसी फॉर्मूले में स्पीड ऑफ लाइट अगर मुझे यूज करना है, तो स्पीड ऑफ लाइट में बार बार मेजर नहीं करूंगा, ये मुझको गिवन वैल्यू है, डिफाइंड वैल्यू है। तो जब भी आप डिफाइंड वैल्यू किसी कैलकुलेशन में यूज करते हो, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट मानते हो, और वो आपके एक्यूरेसी और कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करता। याद रखना, एक्यूरेसी कैलकुलेशन को केवल वही वैल्यूज अफेक्ट करेंगी जो आपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर की। देखिए आगे डिस्कस करें अगर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइल चेंजिंग द यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। वैसे मैं इसका एक जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, फिर से सुन लो। जब हम यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए। तो वो जो मैंने क्वेश्चंस कराया था 5 किलोमीटर वाला, उसी पर बेस्ड था। थोड़ा सा और उसे क्लियर कर लेते हैं, वो सेम एग्जाम्पल क्लियर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। 5 किलोमीटर को मैं अगर 5000 मीटर लिखूं और डॉट यहाँ लगा दूं, 5000 मीटर ऐसे लिखूं, तो मैथमेटिकली करेक्ट है ये। या अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं इस बार, तो सुनना ठीक से, किलोमीटर को मीटर में चेंज कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसलिए। और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो बोलोगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेंटीमीटर में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने मिलीमीटर में चेंज किया, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो बोलोगे इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो देखो, किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज करके, सेंटीमीटर में चेंज करके और mm में चेंज करके लिख दिया, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये सारी बातें जो लिखी गई हैं बिल्कुल सही हैं, मैथमेटिकली करेक्ट हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। तो उसको रिपोर्ट करते समय याद रखना है कि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ही होना चाहिए। जैसे अब मीटर में अगर लिखना है, तो मीटर में लिखने के लिए हम 5000 मीटर तो है ही पता है हमें, लेकिन उसको रिपोर्ट ऐसे करेंगे, वही सेम 5000 मीटर को इस तरीके से लिखें। ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है और साइंटिफिक नोटेशन में सही तरीके से लिखा गया है। अच्छा, ये जो सेंटीमीटर में आपने लिखा है 5 के आगे 50 के साथ, ये बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट वैल्यू है, बट सही तरीके से लिखी नहीं गई है, क्योंकि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ही रिपोर्ट करना था।
और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिपोर्ट करते समय जब हम साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करते हैं, याद रखना, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करते हैं तो वो 10 की पावर में कुछ भी हो उसको नहीं लेते हैं, उसके पहले जो वैल्यू होती है कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इसका देखा 2 है, इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपको क्योंकि इसी को रिपोर्ट करना है इसीलिए आप बार बार इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते ही रिपोर्ट कर रहे हो, चाहे मीटर में रिपोर्ट कर रहे हो चाहे सेंटीमीटर में रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और जैसे अगर में भी रिपोर्ट करना होगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिपोर्ट हो। ठीक है, ये 5 के आगे अल्टीमेटली कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं, क्योंकि डेसिमल को आप 1 2 3 4 5 और 6 बार किसका होगे तब बनेगा। ठीक है, तो ये और इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, इसमें और इस सेंटीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, बस उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान रखते हुए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज रिप्रेजेंट की गई हैं फिलहाल मीटर में, सेंटीमीटर में और में, ये साइंटिफिकली भी करेक्ट हैं, करेक्ट नोटेशन में है और मैथमेटिकली भी करेक्ट हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया कि जब आप यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए। तो ये आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर में चेंज किया, में चेंज किया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सब में दो 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 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स दो दो नहीं हैं। क्लियर है, तो इसीलिए ये सही रिप्रेजेंटेशन है। अब एक बात और यहाँ मैं बता दूं कि देखो ये वाली जो वैल्यू है जैसे 5.0 10 की पावर 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, मतलब डेसिमल को मैंने एक बार और किसका दिया तो 0.5 बना दिया, 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मतलब इसी का एक और तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है साइंटिफिक। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि 3 और 8 तो लेंगे ही, उसके बीच वाले 0 को लेंगे और डेसिमल के बाद में जो जीरोज होंगे उनको भी लेंगे, यानी कि यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस वाले में 4 के पहले वाले तो लेंगे नहीं आप, केवल 418, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, 10 की पावर में जो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं इंक्लूड की जाती है, तो 7 और 9 उसके बीच वाला 0 सिग्निफिकेंट माना जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं रिपोर्टेड वैल्यू में, 91600 इस पूरी वैल्यू में कहीं डिजिट नहीं दिखाई दे रहा है, डेसिमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये जो पीछे वाले 0 है इसको नहीं लेंगे फिलहाल, 916 को ही लेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल अगर होता है यहाँ पे तो हम इसको 0 ले लेते सिग्निफिकेंट में। 3 से पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 और 5 और उसके बीच वाले ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हम इसके आगे कुछ और रूल्स पढ़ने वाले हैं, इस यहाँ पे जल्दी दे दिया गया क्वेश्चन। ये यहाँ 3.200 इंटू 109 ये मल्टीप्लीकेशन के साथ दिया है, तो इसमें जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, ध्यान से सुनना, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उनका जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने होंगे जिस जो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में थे। जैसे देखो 3.200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। लेकिन 109 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो बोलोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कहने का मतलब कि जो आंसर आएगा उसमें लीस्ट वाला होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसका जो आंसर जो भी आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ही आप उसको रिपोर्ट करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक सिंपल नंबर ऐसे लिख दिया गया है, जैसे डेसिम ये वाला क्वेश्चन था फोर्थ वाला, वैसा ही ये 0 आप नहीं लेंगे सिग्निफिकेंट, 2 और 5 को लेंगे सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, एक बड़ा सा नंबर लिखा गया है बट डेसिमल फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये 7 8 के बाद जितने 0 हैं इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल क्या है 7 और 8, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यही अगर आपने 7 के बाद अगर 7.8 डेसिमल लगा दिया होता और फिर 10 की पावर में उसको बना दिया होता इस पूरे में, तो 0 फिर काउंट होने लगता है एज अ सिग्निफिकेंट, बट फिलहाल तो नहीं हो रहा है 8th क्वेश्चन में। 9th वाले में 1 से पहले वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 और 1 ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, बीच वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, 8 से पहले वाले फिगर सिग्निफिकेंट्स नहीं है, लेकिन 8 के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। डेसिमल के बाद में नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले 0 आप काउंट करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 0 समझो कहाँ पे काउंटर कहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 काउंट होगा और टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इस वाले में 2.84 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, ठीक। यहाँ पे 0 काउंट नहीं होगा, 2 और 9 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 3 से लेके 8 तक सभी सिग्निफिकेंट हैं, 3 से पहले वाले सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे।
रूल्स में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। 10 की पावर वाला काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 4.6 में 4 और 6 काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहाँ 4 और 6 और बीच में 0 वो भी काउंट होगा, 0 यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 750 सिंपली लिखा गया है तो 7 और 5 काउंट होगा, ये 0 काउंट नहीं होगा। 750 के बाद अगर यहाँ डेसिमल लगा होता तो वो भी काउंट हो रहा होता। फिलहाल तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और 75 मीटर, इसमें भी केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो ये मत सोच लेना कि 750 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 75 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो दोनों बराबर हो गए, नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि आप जब वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हो तो कितनी वैल्यू वहां पे सर्टेनली ली गई है जो सिग्निफिकेंस रखती है, ठीक, मेजरिंग के दौरान। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से ये 0 नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ठीक है। इन दोनों मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स एक जैसे हैं, हालांकि दोनों मेजरमेंट एक जैसी नहीं है, याद रखना। दोनों मेजरमेंट एक जैसी नहीं है। वो 750 मीटर है, ये 75 मीटर है, मेजरमेंट अलग अलग है। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों मेजरमेंट में जो रिपोर्ट किए गए हैं वो एक जैसे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये 75,000 मीटर है, ये भी डिफरेंट मेजरमेंट है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एज फार एज रूल इज कंसर्न 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे डॉट डेसिमल लगा दिया गया, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। डेसिमल लग गया यहाँ पे, तो डेसिमल लग गया यानी कि अब ये जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट हो गए, ये सिग्निफिकेंट अब हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर डेसिमल लग गया तो ये तो सिग्निफिकेंट थे ही, डेसिमल के बाद वाला भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और 10 सेंटीमीटर में आपको पता है डेसिमल लगानी है, और केवल 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 0 को काउंट नहीं करेंगे, तो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे केवल 1 सिग्निफिकेंट। देखेंगे बेटे नेक्स्ट, इसमें राउंड ऑफ करना सिखाऊंगा मैं आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, जल्दी से राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं और उसको क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आपको आ जाएगा। इसमें भी रूल्स हैं आपके सामने। रूल 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जब राउंड ऑफ करते हो तो राउंड ऑफ करते समय आप क्या है, डिजिट्स को ड्रॉप करते जाते हो, है ना। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर 5 से कम है ना, 1 2 3 4 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। प्रीसीडिंग यानी पहले वाला, उससे पहले वाला अनचेंज रहेगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखो क्या मतलब है। 6.423, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूं, इज राउंडेड टू, राउंडेड टू यानी राउंड ऑफ कर रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला बनाओ, तो 3 यानी कि केवल इतना रह जाना चाहिए। बट ये ध्यान देना कि आप यहाँ फिर इस 3 को ड्रॉप करने वाले हो, तो क्योंकि ये 3 5 से कम है तो इससे पहले वाला 2 अनचेंज रहेगा, तो आप उसको 6.42 रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो वैल्यू थी इसको मैं इतना राउंड ऑफ करूँ कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला बन जाए, तो यानी कि मेरे को ये दोनों ड्रॉप करने पड़ेंगे, तभी तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला बनेगा। तो यानी कि जब 3 ड्रॉप किया मैंने तो 2 नहीं चेंज हुआ, 2 ड्रॉप करूंगा तो 4 चेंज होगा क्या, नहीं, 2 भी तो कम है ना। तो जब मैंने 2 ड्रॉप किया तो फिर वो 4 में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, अनचेंज रहेगा वो, तो 6.4। यानी कि मैंने इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखा राउंड ऑफ करके। तो राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है आपको समझ में आना चाहिए। आगे रूल 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं राउंडिंग करते समय वो 5 से बड़ा है, 6 7 8 9 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, उससे पहले वाला डिजिट एक आप बढ़ा देंगे। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे एक नंबर हमारे सामने है 7.457, अगर मैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बोलोगे, इसमें एक्चुअली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं कब तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये मुझे कहा गया, तो मैं कैसे लिखूं, बोलोगे देखो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, यानी 3 डिजिट होने चाहिए ऐसे। 7 ड्रॉप करना पड़ रहा है, 7 ड्रॉप करना पड़ रहा है, 5 से बड़ा है वो, यानी उससे प्रीसीडिंग यानी उससे पहले वाला 5 आप इंक्रीज कर देंगे बाई 1, तो वो 6 हो जाएगा, तो वो आपने राउंड ऑफ कर दिया, 7 ड्रॉप करके 5 को 6 बना दिया। अच्छा मान लो आपको कहा गया था कि नहीं इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाओ, तो यहाँ पे केवल 2 डिजिट तक आप चाहते थे, अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो देखो ये हुआ ना फिर कि ये 7 ड्रॉप करोगे तो ये 6 बना था ना, और फिर उसको ड्रॉप करोगे तो फिर वो भी तो बड़ा हो गया ना एक तरीके से।
तो यानी कि अब जो फोर बचेगा वो आप 1 इंक्रीज करके 5 रिपोर्ट करोगे। तो ये आपने 2 डिजिट ड्रॉप करके उसको 7.5 लिखा विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कोई एक नंबर दिया रहता है कैलकुलेशंस में, उसको जब हम राउंड ऑफ करके कैलकुलेशंस करते हैं तो राउंडिंग ऑफ पता होना चाहिए, जिसको ड्रॉप करेंगे उसके पहले वाले को इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4.36 को राउंड ऑफ करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि लास्ट वाला डिजिट ड्रॉप करना है। तो जिसको ड्रॉप करना है वो 6 से 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो भाई उसके सामने वाला एक इंक्रीज कर दोगे, तो अब वो 4.4 राउंड ऑफ हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। तो ये राउंडिंग ऑफ हो गई। ठीक है, अब और भी रूल्स हैं इसमें। देखो रूल नंबर 3 कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, है ना। अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो और उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, अदर देन 0 यानी नॉन जीरो डिजिट है 5 के बाद, तो उससे 5 से पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट एक इंक्रीज कर दोगे। ध्यान से सुनो, आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो अगर, और 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है जो जीरो नहीं है, 1 2 3 4 अप टू 9 है, तो 5 से पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट एक बढ़ा दोगे। एग्जांपल देखो, जैसे ये है 24.652, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। मान लो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहले मुझे कहा गया, तो मैंने 4 तक करने के लिए उसको लास्ट वाला ड्रॉप कर दिया। जब लास्ट वाला मैंने ड्रॉप किया तो मैंने किसको ड्रॉप किया? बोलोगे 2 को ड्रॉप किया। तो 2 को ड्रॉप करने पे क्या इंक्रीमेंट आएगा इसमें? 5 में नहीं आएगा। तो ये मैंने सिंपली 24.65 लिख दिया राउंड ऑफ करके अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझे कहा गया भी नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। अब जो मुझे ड्रॉप करना है वो 5 है, क्योंकि अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यानी कि मेरे को शुरू के 3 डिजिट लेने हैं, अब मुझे 5 ड्रॉप करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर 5 ड्रॉप कर रहे हो और 5 के बाद कोई भी एक डिजिट है जो जीरो नहीं है, तो ऐसे में 5 से पहले वाले में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब ये 24.7 लिखा जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, वही वैल्यू जो हमको दी गई थी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसको हमको राउंड ऑफ करना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो लास्ट वाला ड्रॉप करना पड़ा। अब जो लास्ट वाला ड्रॉप करना पड़ रहा है वो 1 है, तो 1 को ड्रॉप करने पे क्या 5 में कुछ इंक्रीमेंट होगा? नहीं, क्योंकि 1 जो ड्रॉप हो रहा है वो 5 से कम है इसलिए। तो यहाँ पे आपने सिंपली 1 ड्रॉप कर दिया और वो एज इट इज लिख दिया। लेकिन अब जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझको कहा गया, तो अब मेरे को ये भी ड्रॉप करना है, 5 ड्रॉप करना है। याद रखो 5 ड्रॉप करना है, रूल पढ़ो रूल नंबर 3 ठीक से। 5 ड्रॉप करना है, 5 के बाद एक ऐसा डिजिट है जो जीरो नहीं है, तो ऐसे में 5 से पहले वाले में 1 इंक्रीज कर दोगे, तो ये हो जाएगा 16.8 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। क्लियर है पॉइंट, है ना? ठीक है, रूल नंबर 4 देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो और 5 के बाद कुछ नहीं है या 0 है, बात को सुनना, अगर 5 के बाद कुछ ना कुछ होता है तो उससे पहले वाला 5 से पहले वाला एक आप इंक्रीज कर देते हो। लेकिन अगर 5 ड्रॉप कर रहे हो और 5 के बाद कुछ नहीं है या 5 के बाद 0 लगा हुआ है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, एंड इफ इट इज ऑड इट इज रेज्ड बाय 1। यानी जब आप 5 या 5 के बाद 0 लगा है, 5 है या 5 के बाद 0 है और यहाँ कोई डिजिट है, यहाँ कोई डिजिट है, तो अगर ये डिजिट इवन है 2 4 6 8, तो वो अनचेंज रहेगा। और अगर वो डिजिट 5 से पहले वाला ऑड है तो वो आप एक इंक्रीज कर दोगे। क्लियर है? देखो, जैसे मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी मेरे को ये इतना रखना है। हाँ, अब मेरे को ये दोनों ड्रॉप कर देने हैं। अभी देखो, मैं जो 5 ड्रॉप कर रहा हूँ उस 5 के बाद में 1 है ना, तो ये तो नॉन जीरो वैल्यू हो गई ना,
तो यानी कि मैं इसमें 7 में एक बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा वो 6.8 हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेरे को राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 6 और इस 0.7 ये रखना है। अब मैं यहाँ जो 5 को ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या 5 के बाद कुछ है? नहीं है। तो ऐसे में मुझे ऑड इवन देखना है। मैंने यहाँ ऑड इवन नहीं देखा क्योंकि 5 के बाद कुछ था और 5 को ड्रॉप करना था मेरे को दो सिग्निफिकेंट फिगर पाने के लिए। यहाँ 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद कुछ नहीं है, तो आप उससे पहले वाले को देखो वो ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे तो 7 है, 7 तो ऑड होता है, तो ऑड होता है तो उसको एक बढ़ा दो। तो यहाँ भी आप क्या रिपोर्ट करोगे? आंसर 6.8। अब देखो इधर राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहाँ तक रखना है। क्या ड्रॉप करना है? 5 ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के बाद कुछ लगा हुआ है भाई, नॉन जीरो कुछ लगा हुआ है, तो 5 के बाद तो पहले वाले को एक आप बढ़ा दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5 टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आफ्टर राउंड ऑफ। अच्छा, इस वाले केस में टू सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है, तो 5 को ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के बाद कुछ लगा है क्या? नहीं लगा। अगर मान लो 5 के बाद जीरो लगा होता, जीरो, तो बात वही होती कि 5 या 5 के बाद अगर जीरो लगा है तो उससे पहले वाले को ऑब्जर्व करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। अगर वो ऑड होता तो बढ़ा देते, इवन था तो छोड़ दिए। यानी यहाँ पे 7.4 लिखा जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ। अच्छी तरह सुन लो, समझ लो। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। 4.65 इज राउंडेड टू 4.6। क्यों? क्योंकि ये 5 को ड्रॉप किया गया, 5 को ड्रॉप किया गया तो 5 से पहले क्या था? इवन था, इवन अनचेंज्ड रहेगा। अब यहाँ देखो 7.850, मान लो इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमको ले जाना है, 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करना, उसके बाद जीरो लगा हुआ है। अगर जीरो हो या कुछ भी ना हो तो उसके पहले वाले को देखो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो अनचेंज्ड 5 को ड्रॉप कर दो, ठीक। और एग्जांपल देखो 6.35 राउंडेड टू, मेरे को 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करना है तो 5 के बाद कुछ लगा नहीं है ना? नहीं लगा है, तो उससे पहले देखो कि इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और 5 के बाद अगर जीरो है, ठीक, और ड्रॉप कर रहे हो 5 को और उससे पहले क्या है? ऑड, तो इंक्रीमेंट कर दो। और इवन होगा तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। देखिए अभी जो हमने रूल्स पढ़े इसमें कुछ क्वेश्चन को करके समझते हैं उन रूल्स को, और क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। एक नंबर दिया गया है, इसमें 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमसे कहा गया है इसको राउंड ऑफ करो 8 सिग्निफिकेंट फिगर से लेके 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, ठीक। अब इसे 8 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर राउंड ऑफ करना है तो आपको लास्ट वाला 5 हटाना पड़ेगा। जब 5 हटाओगे तो क्या चेक करते हैं? 5 के बाद कुछ है क्या? नहीं है, तो उसके पहले वाले को देखो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो अनचेंज रहेगा, यानी वो अनचेंज रहेगा। अब ये हो गया राउंड ऑफ। अगर आपको 7 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है तो आपको 8 को भी हटाना पड़ेगा। जब 8 को आप वहां से हटाओगे, रिमूव करोगे, तो वो उसके सामने वाले को आप एक बढ़ा दोगे क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो 3 के बदले वो 4 हो जाएगा। अभी हो गया 7 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अगर 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है तो आपको इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने की वजह से, जो कि 8 की वजह से 4 बन गया था, उसके आगे जीरो में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो अगर यहाँ पर 5 से लेकर उसके ऊपर का नंबर रहता तो जीरो एक बढ़ जाता, 1 हो जाता वो, बट 4 तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो जीरो तक एज इट इज आप लिख देंगे, 4 ड्रॉप कर देंगे आप। 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखते समय आप जीरो ड्रॉप कर रहे हैं ताकि उसके पहले वाले तक 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लिख सकें। जब जीरो ड्रॉप करोगे तो जीरो के पहले वाले में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखते समय आप अब इस 5 को ड्रॉप करोगे, 5 को ड्रॉप करोगे, ध्यान दो, चाहे 5 को ड्रॉप करो या 5 के बाद अगर जीरो भी लिखा हुआ है उसको ड्रॉप करोगे, तो उसके पहले वाले को देखा जाता है कि वो इवन है कि ऑड है। देखो अगर 5 के बाद 1 2 3 4 होता ना तो नहीं देखते, बट 5 या 5 के बाद अगर जीरो है तो ऑड इवन देखते हैं। तो पहले वाले में इवन था तो नहीं चेंज हुआ था, 8 लिखा एज इट इज। यहाँ पे 7 है तो 7 के बदले वो क्या हो जाएगा? अब 8 हो जाएगा। हो गया विथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो आपको 8 ड्रॉप करना पड़ेगा, 8 ड्रॉप करना पड़ेगा तो आप 3 को 4 बना दोगे, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आप 4 ड्रॉप करोगे तो 5 पे कोई असर पड़ेगा नहीं, 4.5 रहेगा। 1 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखें? तो बोलोगे 4.5 को केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर साथ कैसे लिखा जाए?
तो बोलोगे 5 को ड्रॉप करो। अब जब 5 ड्रॉप करोगे तो 4 में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान देना कि वो केवल 5 नहीं है, आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है। ये नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा तुम लोगों को कि 5 के बाद तो कुछ है ही नहीं और सामने वाला क्या है, इवन है, तो तुम इसको क्या है 4 लिख लोगे, गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली 5 के बाद वहां पे नंबर है, तो जब 5 के बाद कुछ नंबर होता है तो 5 से पहले वाले को हम बढ़ा देते हैं एक, यानी 4.5 नहीं है वो, केवल वो 4.53 है, यानी कि यहाँ पर 4 की जगह 5 लिखा जाएगा। तो विथ वन सिग्निफिकेंट फिगर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 5 करके, 5 और फिर डेसिमल, लेकिन 0 मत लगा देना, क्योंकि 5.0 लिखने का मतलब समझते हो, टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो केवल 5 लिख सकते हैं, 5 डेसिमल। अच्छा, इस 5 डेसिमल को आप चाहें तो ऐसे भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं कि डेसिमल को आप लेफ्ट में खिसका के 0.5 बना लो और 10 की पावर 1 लिख लो, तो ये भी सही तरीका है। तो ये मैंने आपको बताया राउंड ऑफ के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, जैसे हमें एक रॉड दी गई थी और ये रॉड का हमको लेंथ मेजर करना था, और ये टास्क कई स्टूडेंट्स को दिया गया कि भाई मेजर करो और उनको अपना एक कोई भी स्केल वगैरह या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, वर्नल कैलिपर वगैरह, वो दे दिया गया इनको। अब हुआ ये कि सभी स्टूडेंट ने 5-5 एक्सपेरिमेंट किए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, 4 स्टूडेंट थे, और ये एक्सपेरिमेंट्स हैं कि उन्होंने कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट यानी कि मेजर किए। तो उन्होंने 5-5 मेजरमेंट सबने ली। स्टूडेंट 1 की मेजरमेंट्स 9.5, 9.7 एंड सो ऑन ऐसे थी, और ये फिर उसकी एवरेज वैल्यू है। ऐसे स्टूडेंट 2 की मेजरमेंट आपके सामने है और 9.8 उसकी एवरेज वैल्यू है। तो सबके अपनी अपनी मेजरमेंट सामने है, 5-5 मेजरमेंट्स हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ली हैं, प्रैक्टिकली निकाली हैं, और उसके बाद फिर उनको रिपोर्ट किया है और फिर एवरेज सामने रिपोर्ट किया है। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई कि इसकी लेंथ मेजर करते समय सभी स्टूडेंट के आंसर एक जैसे नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें एरर आएगा, कोई बहुत एग्जैक्ट निकालेगा, कोई थोड़ा बहुत एरर आएगा। तो कुल मिलाकर ये वैल्यूज जो डेटा है हमारे सामने, ये हमें क्या बता रहा है? इस रॉड की जो एक्चुअल जो लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर। तो ये डेटा हमें कुछ कुछ बता रहा है, प्रिसीजन के बारे में बता रहा है, एक्यूरेसी के बारे में बता रहा है। उसको समझा रहा हूं, उसको ठीक से समझो। देखो कि इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। यानी कि कौन से दो स्टूडेंट हैं जिनकी मेजरमेंट एक्यूरेट है काफी, तो बोलोगे कि इसका भी 10 आ रहा है, स्टूडेंट 1 का, स्टूडेंट 3 का भी 10 आ रहा है, ये दोनों मेजरमेंट जैसी भी उन्होंने वैल्यूज रिपोर्ट की, बट एवरेज उनका 10 आ रहा है। तो जब एवरेज वैल्यू एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू के क्लोज होगी तो वो एक्यूरेट कहलाएगी, जितनी क्लोज होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी। ठीक है ना? फिर ऐसा हो सकता है कि द इंडिविजुअल मेजरमेंट मे नॉट बी क्लोज टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड लेस प्रिसाइज, यानी आप जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है अगर वो काफी उनमें डिफरेंस है तो उसका प्रिसीजन कम है, बट फिर भी वैल्यू एक्यूरेट आ गई है, तुक्का इसे कहेंगे, गलती से आ गई एक तरीके से देखा जाए तो। अब इसको समझो, जैसे पहले वाले स्टूडेंट में 9.5, 9.7, 10.1, 10.2, 10.5, यानी उसकी वैल्यूज जो उसने रिपोर्ट की हैं उसमें डिफरेंस है, 0.2, 0.2, 0.3, ऐसा कुछ कुछ डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि प्रिसाइज वैल्यू नहीं है स्टूडेंट 1 की। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, ये वैल्यूज बहुत ही क्लोज होती, तो वो हम कहते हैं कि मोर प्रिसाइज वैल्यूज हैं उसकी। हाँ, ये इत्तेफाक है कि लेस प्रिसाइज होने के बावजूद जो एवरेज आ गया वो 10 आ गया, ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है ये, क्योंकि जनरली लेस प्रिसीजन लेस एक्यूरेट वैल्यू की तरफ इशारा करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है कि अ मेजरमेंट कैन हैव अ गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। स्टूडेंट 1 के साथ ऐसा ही हुआ है कि उसका प्रिसीजन तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू रिपोर्ट की गई है उसमें काफी डिफरेंस है। देखो 9.5 से लेकर 10.5 तक इतना वेरिएशन है, तो प्रिसीजन तो अच्छा नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि उसकी एक्यूरेट एवरेज वैल्यू आ गई है। तो गुड एक्यूरेसी पुअर प्रिसीजन स्टूडेंट 1 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक, जनरली क्या हमारे दिमाग में आता है कि अगर प्रिसीजन पुअर है
यानी कि या तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है या तो जो ऑब्जर्वर है वो बहुत स्किलफुल नहीं है। तो पुअर प्रिसीजन करस्पॉन्ड्स टू पुअर एक्यूरेसी, ये जनरल है। लेकिन स्टूडेंट 1 इस बात का एक्सेप्शन हो गया, इसमें पुअर प्रिसीजन के साथ भी एक्यूरेट वैल्यू दे दी। ऐसा हो सकता है रेयरली। इन जनरल पुअर प्रिसीजन करस्पॉन्ड्स टू पुअर एक्यूरेसी। देखो समझो, प्रिसीजन यानी कि जो उसने वैल्यूज रिपोर्ट की है उसमें ज्यादा वेरिएशन ना हो, और एक्यूरेसी यानी कि जो ओवरऑल वैल्यू रिपोर्ट की गई है वो रियल वैल्यू के कितना क्लोज है, करेक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है। अच्छा, गुड प्रिसीजन डज नॉट नेसेसरली मीन गुड एक्यूरेसी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर गुड प्रिसीजन है तो एक्यूरेसी भी गुड होगी, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे स्टूडेंट सेकंड का एग्जांपल देखो, 9.6, 9.8, 9.7, 9.9, मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है आपस में, जितना कि स्टूडेंट 1 में था। स्टूडेंट 1 की वैल्यूज लेस प्रिसाइज थी, उसके मुकाबले स्टूडेंट 2 की वैल्यू मोर प्रिसाइज है। लेकिन देखो वैल्यू 9.8 रिपोर्ट हो रही है, एवरेज वैल्यू, यानी कि लेस एक्यूरेट वैल्यू रिपोर्ट की इसने। प्रिसीजन मतलब इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं था इसकी वैल्यू रिपोर्ट में आपस में। ये तो 9.5 से लेकर 10.5 तक रिपोर्ट कर चुका है स्टूडेंट 1, मतलब बहुत वेरिएशन है, लेस प्रिसीजन है। हालांकि कोइंसिडेंटली उसने जो है तुक्के से ये जो एवरेज आया उसका सही आया है, एक्यूरेट। यहाँ पे इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं है 9.6 से 10 तक का, इसने बहुत ही प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस दी हैं, बट इसकी ऑब्जर्वेशंस का जो ओवरऑल आ रहा है वो बहुत एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो गुड प्रिसीजन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, हो भी सकती है नहीं हो सकती है। तो इस बात को समझो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रिसीजन का मतलब कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी क्लोज हैं, और एक्यूरेसी का मतलब है कि जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन मिली है एवरेज करके वो रियल वैल्यू कितना क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन, एक्यूरेसी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई ये 4 स्टूडेंट थे और इन्होंने 5-5 ऑब्जर्वेशंस ली, है ना, और ये सब उनकी वैल्यूज आई थी, तो इसमें हम लोगों ने उन चारों स्टूडेंट के बारे में क्या अंदाजा लगाया? सुनो, स्टूडेंट 1 के बारे में हमने अंदाजा लगाया कि उसके जो वैल्यूज रिपोर्ट की गई हैं उसमें काफी वेरिएशन था, यानी प्रिसीजन कम था। हालांकि उसकी जो वैल्यू रिपोर्ट हुई वो रियल वैल्यू से मैच कर रही है 10, जो कि उस रॉड की लेंथ थी। तो लेस प्रिसीजन के साथ भी उसने हाई एक्यूरेसी रिपोर्ट की। सेकंड स्टूडेंट में प्रिसीजन तो ज़्यादा है क्योंकि उसकी वेरिएशंस कम है, लेकिन जो उसका एवरेज रिपोर्ट किया है उसने वो लेस एक्यूरेट है। वो क्या है? लेस एक्यूरेट है। प्रिसीजन ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है, क्योंकि देखो 10 से ये वेरी कर रहा है ना वैल्यू। अच्छा, स्टूडेंट 3 की अगर बात करें तो यहाँ भी इसकी वेरिएशन ज़्यादा नहीं है और बहुत ही क्लोज क्लोज वैल्यूज रिपोर्ट की गई हैं, तो इसकी प्रिसीजन भी ठीक है। अच्छा, प्रिसीजन भी ठीक है और साथ में वैल्यू भी एक्यूरेट है, तो मोर प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी के साथ स्टूडेंट 3 जीत गया। और फोर्थ स्टूडेंट ने, देखो वेरिएशन काफ़ी है वैल्यूज़ में, 10.6 से लेकर 9.8 तक का वेरिएशन, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है उसकी रिपोर्ट वैल्यूज़ में, तो प्रिसीजन कम मानेंगे फिर हम इसमें। लेकिन और जो वैल्यू एवरेज आ रही है वो भी रियल से काफ़ी हट के है बाकियों के मुकाबले, तो एक्यूरेसी भी कम है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। In measurements, when the same mistake is made repeatedly are called systemic error। मतलब ये कि जब आप कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, चाहे मास मेजर कर रहे हो, वेट मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, कुछ भी मेजर कर रहे हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, और एक ही गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और वो सिस्टमैटिक एरर जो होता है, वो सिस्टमैटिक एरर किस बात को अफेक्ट करता है? प्रिसीजन को नहीं। अगर एक छोटी सी गलती हो गई एक ऑब्जर्वर से और वो बहुत ही बाकी जो उसने वैल्यू रिपोर्ट की हैं वो बहुत ही क्लोज वैल्यूज हैं, तो प्रिसीजन ठीक है उसका, बट एक वो गलती बार बार रिपीट कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं गया उसका, उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो एक ही गलती आपके एक्सपेरिमेंट में बार बार बिना ध्यान गए अगर हो रही है तो प्रिसीजन पे असर नहीं पड़ेगा, बट एक्यूरेट वैल्यू पे असर पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आगे अगर डिस्कस करें तो ये
हमारे सामने स्टेटमेंट है, उसको समझने की कोशिश करो। The final result involving the number obtained from different measurements, मतलब ये कि जो आप डिफरेंट मेजरमेंट्स ले रहे हैं, फिर आप उनको सब्सट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस पर कुछ कर रहे होंगे अगर, तो ध्यान ये देना है कि जो आपकी मेजरमेंट्स हैं उनमें अलग अलग एक्यूरेसी हो सकती है। जैसे आपने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्यूब का निकाला, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब वॉल्यूम आएगा। तो कहने का मतलब वो जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है उसमें क्योंकि आपने मेजर किया है तो उसकी एक्यूरेसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वॉल्यूम का, उस फाइनल रिजल्ट का जो एक्यूरेसी या प्रिसीजन जो है आपकी मेजरमेंट से वो ज़्यादा नहीं हो सकता एक्यूरेट या प्रिसाइज। मतलब आपने अगर मेजरमेंट करते समय गलतियां की हैं, वो गलतियां आपके फाइनल रिजल्ट में एरर के फॉर्म में नजर आएंगी। तो याद रखो कि फाइनल रिजल्ट कभी भी मेजरमेंट वाली वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं हो सकता। फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन लीस्ट प्रिसाइज नंबर इन्वॉल्व। आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उसमें जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज नंबर होगा उससे ज्यादा प्रिसाइज फाइनल रिजल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं रिपोर्ट करेंगे। इसको रूल्स के फॉर्म में अगर देखें इस बात को, तो ये रूल कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, इट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के बाद सेम डिजिट्स इसमें होने चाहिए एज दैट ऑफ द टर्म विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अगर आपने जो टर्म्स यूज किए हैं उसमें मेजरमेंट वाले, उसमें जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला डिजिट होगा वो डिसाइड करेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को। और यहां सिग्निफिकेंट फिगर का लेना देना नहीं होगा रिजल्ट से। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे मुझे ये ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है। मैंने मान लो 3 अलग अलग लेंथ्स को रिपोर्ट किया है। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है, और मैंने फिर तीनों को आंसर रिपोर्ट करना है ऐड करके। तो इन तीनों को जब आप कैलकुलेटर से ऐड करोगे या सिंपली मैथमेटिकली ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। बट क्या यही आंसर आप रिपोर्ट करेंगे? तो ये रूल कह रहा है नहीं। डिजिट के बाद कितने डेसिमल होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वो नंबर डिसाइड करेगा जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। याद रखना, हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, यानी आपके फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट होना चाहिए। तो अब यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि मेरे को इस 0 और 2 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो मैं अगर 0 ड्रॉप कर दूंगा तो क्या 8 पे कुछ चेंज आएगा? नहीं। तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। अब इसमें केवल क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कि इसके एक डिजिट ने डिसाइड किया फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट होना चाहिए। यही रूल 1 है जो आपके सामने लिखा गया है। मान लो कि मैंने अभी इस कैलकुलेशन को करना है, ये नंबर है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर एडिशन है। ये आपको बॉड मास तो पता ही होगा। अब जो बॉड मास करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो यूज करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ ऑफ यानी कि स्क्वायर रूट वगैरह जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप एडिशन सॉल्व करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब आप पहले और इसको ऐड करके इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा वो कैलकुलेटर से करने पर ये आंसर आएगा, कैलकुलेटर से करने पर। बट क्या आप यही आंसर रिपोर्ट करोगे? नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय ये देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, इसमें 2 हैं, इस वाले में केवल 1 डिजिट है, इस वाले में 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। 0 भी यहाँ डिजिट काउंट होगा ना, बीच में है 1 और 2 के। तो सबसे कम डिजिट कहाँ है? 6.2 में है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट होना चाहिए आपके आंसर में, यानी आपका आंसर डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और आपने राउंड ऑफ के रूल्स पढ़े, आपको 5 को ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के बाद ऑलरेडी एक नंबर है 2। तो ऐसे में मैंने आपको रूल लिखवाया था कि उसके पहले वाले को आप 1 इंक्रीज कर दोगे, तो 19.5 इसका आंसर रिपोर्ट होगा, ये है। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे मान लो मेरे को ये एडिशंस करने हैं, मेरे को इनको ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैलकुलेटर्स करके देख लो या सिंपली आप मैथमेटिक्स लगा लो और इसको सॉल्व करो, तो ये आपका आंसर आएगा।
ये तो आंसर कैलकुलेटेड आंसर है, बट ये रिपोर्ट नहीं होगा। क्यों रिपोर्ट नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें दो डिजिट हैं, और इसमें तो कोई खैर डिजिट है ही नहीं। ये तो एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, डेसिमल के बाद डिजिट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आंसर में डिजिट नहीं होगा। ये एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर का मतलब समझते हो? जैसे 23 है, तो 23 का मतलब ये कि 23.0000000 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो एग्जैक्ट नंबर में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, डेसिमल के बाद तो जीरो बहुत सारे इन्फिनिटी होंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सबसे कम किसको मानेंगे हम? यहाँ एक डिजिट मानेंगे। तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ा। 5 के बाद कुछ नहीं है। ऐसे केस में जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 5 से पहले वाला अगर इवन है तो उसको अनचेंज रखते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे आप। ठीक है? जैसे आपने इस ऑपरेशन को किया, इसमें आपने ये दोनों को, तीनों को ऐड किया, ठीक है, और कैलकुलेटर से आपने आंसर निकाला, ये आपको आंसर मिला कैलकुलेटर से। क्या आप यही आंसर रिपोर्ट करेंगे? तो नहीं। डेसिमल के बाद यहाँ दो डिजिट है, यहाँ तीन डिजिट है, यहाँ दो डिजिट है, यानी आपके आंसर में डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए, यानी कि इतना आपको रिटेन करना है, 5 ड्रॉप करना है। तो 5 ड्रॉप करोगे तो उससे पहले वाला ऑड है, उसको इवन बना दोगे और 5 ड्रॉप कर दोगे, तो ये आप आंसर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, राउंड ऑफ वाला। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपने इसको माइनस किया इसके साथ, तो आपने अब कैलकुलेटर सॉल्व किया होगा, तो कैलकुलेटर सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आएगा। आप करके देख लेना, ये आंसर आएगा। बट क्या इसको रिपोर्ट करेंगे हम? तो नहीं। डेसिमल के बाद यहाँ दो डिजिट हैं पहले वाले में, और यहाँ पे 4 डिजिट हैं। तो हम देखेंगे कि कम किस में है, पहले वाले में। तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए। तो इसको इस तरीके से राउंड ऑफ करो कि डेसिमल के बाद दो डिजिट रह जाए, यानी कि 0 तक रखना है, 7 को ड्रॉप करना है। तो 7 को ड्रॉप करने का मतलब है इसके पहले वाले को आप बढ़ा दोगे, रेज बाई 1, तो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं। तो ये ध्यान देना है आपको कि एडिशन करते वक्त क्या रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, और आंसर कैसे रिपोर्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको देखते हैं। देखिए 2.3 kg को 16.6 ग्राम ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? देखो दोनों मास हैं, मास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए ना। ये केजी है और ये ग्राम है, तो दोनों को या तो केजी में चेंज कर लो या ग्राम में चेंज कर लो, तभी आप एडिशन कर सकते हो, अदरवाइज एडिशन ऐसे नहीं पॉसिबल है। क्या आपने इसको ऐड कर दिया सिंपली। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, इस ऑप्शन से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। देखिए, अगर हम इसे केजी में सॉल्व करें तो पहला वाला 2.3 केजी तो है, दूसरे वाले को केजी में सॉल्व करना है। और बहुत ध्यान से सुनना बात, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ग्राम में दिया हुआ है। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखते ही किलोग्राम में उसको चेंज करना है। और ग्राम से किलोग्राम कैसे चेंज होता है? 1000 से डिवाइड करके। आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। इसमें कितने थे? 3। याद रखना, यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होता, वो सेम रहना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली आपने यूनिट कन्वर्ट किया है माना जाएगा। अब ये दोनों केजी में हो चुके हैं, तो याद रखना यूनिट कन्वर्जन इस तरीके से करो कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे। अब आप जब इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो दोनों को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेटिव आंसर पहले निकाल लो कि ये आंसर आ गया, बट ये रिपोर्ट नहीं करोगे। आप रिपोर्ट करते समय आप रूल का ध्यान रखोगे, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो मिनिमम डिजिट डेसिमल के बाद 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डिजिट केवल आप चाहते हो, यानी आपको 1 तक सब कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 ड्रॉप करोगे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3 पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 5 से छोटा है, यानी आप आंसर 2.3 रिपोर्ट करोगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 2.3 केजी में कुछ मास प्लस कर रहे हो और फिर भी आप 2.3 केजी ही आंसर दे रहे हो। इसका एक सिंपल लॉजिक ये है कि 2.3 केजी एक बड़ा मास है एज कंपेयर टू 0.0166 केजी। तो एक जब बड़े मास को एक बहुत छोटे मास के साथ ऐड करोगे तो वो लगभग बड़े मास के बराबर ही आता है। ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार इस सिचुएशन को देखोगे कि एक बड़े नंबर में एक छोटा नंबर ऐड करने पे ऑलमोस्ट बड़े नंबर के बराबर ही वैल्यू रहती है। तो इसका आंसर है 2.3 kg। अब अगर हम इसे ग्राम में सॉल्व करें तो दूसरा वाला फिगर तो ग्राम में एज इट इज रहेगा,
पहले वाले ग्राम में आपको चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने पहले तो केजी ग्राम में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2300 मल्टीप्लाई करने के बाद। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता है, ये डेसिमल तो यहाँ है नहीं तो जीरो तो लेते नहीं है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी आपने सक्सेसफुली 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ उस केजी को ग्राम में चेंज कर लिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कैलकुलेटर से जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो ये आएगी। बट क्या आप इसको रिपोर्ट करोगे, ध्यान दो, 16.6 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, बट 2300 में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब आपके आंसर फिगर में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको राउंड ऑफ करो, तो डेसिमल जब हटाओगे तो यहाँ पे आप 6 ड्रॉप कर रहे हो, है ना, 6 ड्रॉप कर रहे हो, तो यानी सामने वाला 6 7 बना दोगे और आप इसको लिख लोगे, तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। ये किसने डिसाइड किया, इस वाले फिगर ने, यानी इस वाले वैल्यू ने डिसाइड किया, ठीक है। एक और एग्जांपल देने से पहले मैं यहाँ पे जो कन्वर्जन हमने यूज़ किया है उसको बता दूं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये आपको पता है। तो अगला एग्जांपल इसी पर बेस्ड है। जैसे आपके सामने है कि भाई अगर हम 125.87 मिलीमीटर में माइनस करें 12.5 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा। फिर से वही कि आपको दोनों में से कोई एक यूनिट तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करते समय यूनिट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपको मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इस ऑप्शंस में से आपको चूज करना है क्या सही है। तो मैंने क्या किया, इसमें पहला वाला mm में था तो मैंने उसको mm में ही रखा, दूसरा वाला सेंटीमीटर में था, मैंने मिलीमीटर में चेंज किया, यूनिट कन्वर्जन की। यूनिट कन्वर्जन इस तरीके से की गई है ताकि सिग्निफिकेंट फिगर ना चेंज हो। 12.5 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको mm में चेंज किया। 125 इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं mm यूनिट के साथ, तो चेंज हो गया। अब मैंने इसमें से ये माइनस किया, तो जब मैं कैलकुलेटर से आंसर निकालूंगा तो 0.87 आएगा, ये आ जाएगा mm में, क्योंकि mm से mm माइनस हो रहा है ना, तो यूनिट mm रहेगा। लेकिन क्या मैं इसको रिपोर्ट करूं, बोलोगे कि सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कहाँ पे हैं। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 8 और 7, बट 125 इस वाले सेकंड वाले में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। यानी आप इसको राउंड ऑफ करो इस तरीके से कि पहले आपने 7 को ड्रॉप किया तो ये 9 बना, है ना, ये 7 ड्रॉप हुआ तो क्या बना, 9। और अब डेसिमल हटाना है तो आप इसको ये ड्रॉप करोगे, तो भैया 9 ड्रॉप कर रहे हो तो 0 में 1 ऐड कर दोगे ना, मतलब 1 राइज कर दोगे एक, तो ये 1 हो जाएगा। 0.9 राउंड ऑफ हो गया किसमें, 1, तो इसका आंसर आप रिपोर्ट करेंगे 1 mm, 1 mm। तो इसमें कहीं 1 mm है, नहीं है, ठीक है। तो अगर mm में आंसर होता तो इसका 1 mm आंसर करेक्ट होता, ठीक है। कुछ लोग 0.9 टिक कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, 0.9 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 mm। अच्छा, सेंटीमीटर में अगर मैं सॉल्व करूं तो बोलोगे कि दूसरा वाला सेंटीमीटर में दिया ही है 12.5 सेंटीमीटर, लेकिन पहले वाले को आप सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो mm में क्या करते हैं, 10 डिवाइड करोगे ना mm में, तो 10 डिवाइड करोगे mm में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये 12.587 सेंटीमीटर हो गया। अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ध्यान देना कि 125.87 mm जो था उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, जब आपने यूनिट कन्वर्ट की सेंटीमीटर में डिवाइड बाई 10 करके, तब भी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ये आएगी 0.087 सेंटीमीटर। बट क्या आप इसको रिपोर्ट करोगे, तो देखो पहले वाले नंबर में पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं, 587, दूसरे वाले में पॉइंट डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, तो आपके आंसर में केवल डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, ये तय हो गया। तो आप इसको राउंड ऑफ करना शुरू करो, 7 ड्रॉप करोगे ये 9 बनेगा, 9 ड्रॉप करोगे तो ये 0 क्या बन जाएगा, 1। तो डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट के साथ आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ ई आंसर है 0.1 सेंटीमीटर। और अगर mm में आंसर होता तो क्या होता, 1 mm, ठीक है। देखिए रूल नंबर 2 पे आते हैं अब। The result of multiplication or division should be reported to the same number of significant figure as is possessed by the least precise term used in the calculation। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो उसमें जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म होगा, यानी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा, वो डिसाइड करेगा फाइनल आंसर को। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखा था, हमने देखा था
डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, अलग अलग है। ये रिपोर्ट किया गया कि भाई ये इसका लेंथ है सेंटीमीटर में और ये इसका ब्रेथ है सेंटीमीटर में, और मुझको इसका एरिया कहा गया है निकालने के लिए। आपको एरिया पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो कैसे सॉल्व करोगे एरिया, बोलोगे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है लेंथ है 4.327 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, और ब्रेथ है 2.8 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली मैंने पहले मेजरमेंट किए, मैंने ब्रेथ को मेजर किया, लेंथ को मेजर किया, ये मैंने मेजरमेंट्स आ गए, ठीक है। भले अलग अलग सिग्निफिकेंट के फिगर के साथ हैं, ये दिए हैं मेरे को कि भाई ये मेजरमेंट्स हैं। अब मुझे एरिया सॉल्व करने को कहा गया है, तो मेरा जो फॉर्मूला बना वो बना लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने लेंथ और ब्रेथ को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मैं पहले जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इस बात का ध्यान दूंगा, अभी मैं एक रूल लिखवाऊंगा और आगे देखो, मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान दो कि पहले आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो बोलोगे इस रूल ने ये बताया कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कौन डिसाइड करेगा, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मेजर्ड वैल्यूज वाले में। तो 2.8 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4.327 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसने डिसाइड कर दिया कि आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसका ध्यान दो, आप पहले डिसाइड करते हो कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उसके बाद आप इस पे ध्यान देते हो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो आप इसको तो ठीक है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है, इसको आप जो अदर यूनिट है इसको आप ऐसा राउंड ऑफ करो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर से एक ज्यादा, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लेना है। एक्चुअली इसको भी हमको लेना होता है 2.80, यानी कि आंसर फिगर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते समय आप उनको 2 + 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.80 मानेंगे इसको, और इसको 4.33 मान लेंगे, क्योंकि 7 को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से पहले। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.80 एंड 4.33। क्लियर हो गया ना, क्यों, क्योंकि पहले आपने डिसाइड किया कि आंसर फिगर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में, और इसीलिए मल्टीप्लाई करते समय ये दोनों वैल्यूज में आपने इनको 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर का रखा है, एक बढ़ा कर रखते हैं मल्टीप्लाई करते समय। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है कैलकुलेटेड आंसर। मान लो कैलकुलेटर से आप करके देखते हैं तो ये आंसर आएगा। तो क्या आप इसको रिपोर्ट करोगे, बोलोगे इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट हमारे आंसर में तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, हमारे 2.8 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे इसीलिए मिनिमम। तो अब इसको राउंड ऑफ करो, 4 ड्रॉप करो, 2 पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ड्रॉप करो, 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ड्रॉप करो तो इस 2 पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये 12 रह जाएगा विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बाकी सब ड्रॉप हो जाएगा। ये हमने राउंड ऑफ कर लिया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में, बोलोगे केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को खिसका दोगे 1.2 करके, तो 1.2 × 10⁻1 भी लिख सकते हो। बोलोगे सर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यूनिट जो है फिर उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर हो गया ये रूल। आपके पास ऑप्शन, आप वीडियो तो रिप्ले भी कर सकते हैं, आराम से देख लीजिए, यही तो फायदा है इस रिकॉर्डेड वीडियो देखने का। मान लो मेरे को एक स्फीयर दिया हुआ है, और स्फीयर का मेरे को रेडियस मेजर करके दे दिया गया कि भाई आफ्टर मेजरमेंट जो इस स्फीयर का जो रेडियस आ रहा है वो 2.431 सेंटीमीटर है। अब इसका वॉल्यूम निकालो चलो। तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है। आपने 10 तक पढ़ा होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान ही देना है कि 4/3 तो है ठीक, एक नंबर है, पाई भी एक डिफाइंड नंबर है ना पाई, तो 3.14 लेते हैं, और फिर ये रेडियस है, रेडियस का क्यूब करेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आंसर देना है। आंसर देने से पहले बताओ कि आंसर फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो बोलोगे कि उसके लिए हम 4 और 3 को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो एक एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो उस फॉर्मूले में लिखी जाती है। पाई भी एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। तो यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट फिगर के चक्कर में मत रहना कि सर 3.14 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मत देखो इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। एग्जैक्ट नंबर्स में और कांस्टेंट वैल्यूज में जो होती हैं उनके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। तो आंसर फिगर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, 2.431।
कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए इस मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक, बाकी आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो। 4/3 इंटू 3.14 इंटू मैंने इसका क्यूब कर दिया, 2.431 का क्यूब कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 14.367 और फिर मैंने फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो ये अल्टीमेट आंसर आ गया। अब बताओ ये क्या मैं रिपोर्ट करूं? तो बोलोगे कि ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि हमारे आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि 3.14 का सर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि बेटा ये पाई है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में हम जब कैलकुलेशंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं लेते हैं, मेजर्ड वैल्यूज जो होती हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर से आंसर तय होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो अब मेरे को इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं करना है। तो 4 तक करना है, इसका मतलब कि 9 मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जब मैं 9 ड्रॉप करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला 4 5 बन जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा विथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? देखो जैसे एक और क्वेश्चन है, हमें मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है 0.56 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 12.24 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब उसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की, मास और वॉल्यूम दोनों दिया है, और डेंसिटी हमसे पूछी है। तुम्हें पता है बेटा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है, फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम डेंसिटी निकाल रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास गिवन है ग्राम में, लिख लिया मैंने 0.56 ग्राम, और वॉल्यूम गिवन है 12.24 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी भी कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब को। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट बनने वाली है, यूनिट डिसाइड हो गई। और बाकी ये जो 0.56 अपॉन 12.24 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे अपने आप बैठ के सॉल्व करो या कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, ये आंसर आएगा। और यूनिट क्या जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो डेंसिटी की यूनिट होती है। अब सवाल ये कि क्या ये आंसर करेक्ट है? तो हाँ, मैथमेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैलकुलेटेड आंसर है, बट क्या इसको रिपोर्ट करेंगे फाइनली? तो बोलोगे वो तो डिसाइड करेगा सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डिवीजन करते समय भी हम क्या देखते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस में होने चाहिए? तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें ऊपर वाले में 0.56 में, और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं नीचे वाले में। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, डिनोमिनेटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में होने चाहिए मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको इस तरीके से राउंड ऑफ करोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला बन जाए, यानी 5 ड्रॉप करोगे तो 7 से 8 बनेगा, और फिर वो जो 8 ड्रॉप कर दोगे तो ये 5 क्या बन जाएगा? 6, है ना? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.046, ताकि आपके पास यहाँ पे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहें। देखिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। जैसे क्यूब में जो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है सेम होती है, हमने मान लो मेजर किया और ये 2.5 सेंटीमीटर हमने रिपोर्ट किया, तो ये तो हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई ना। तो यानी कि अब मुझे मान लो अगर वॉल्यूम पूछा गया है, क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिलहाल क्यूब में वो तीनों चीजें बराबर हैं। खैर, मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा ये तय है। तो 2.5 सेंटीमीटर को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया और इसे कैलकुलेट किया, तो ये आंसर है कैलकुलेटेड वैल्यू 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। बट क्या ये मैं रिपोर्ट करूं? तो बल्कि रिपोर्ट करते समय आप ये देखो कि इन में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था, खैर तीनों में 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ये तय हो गया। राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, तो 5 को मैंने ड्रॉप किया, 2 को नहीं मैंने फिर मतलब बढ़ाया नहीं, 2 को ड्रॉप किया मैंने, 6 को चेंज नहीं किया, फिर आपको राउंड ऑफ करना आ गया, आप देख लो ठीक से, और फिर 6 को ड्रॉप करोगे तो ये आपको फिर बढ़ाना पड़ जाएगा, यानी 16 करना पड़ेगा। तो आप जब इसको राउंड ऑफ किए इस तरीके से कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हो, आंसर 16 आएगा इसका, क्योंकि 16 सेंटीमीटर क्यूब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और चाहो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में 1.6 इंटू 10⁻1 करके भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका भी आंसर 16 ही आएगा, और यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ये रिप्रेजेंट किया गया है। मान लो मेरे को इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ वन फेस कहता, तो आपको पता है इसमें किसी भी फेस का अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो इस तरफ का लेंथ, और ये मान लो हाइट है तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। अब खैर लेंथ ब्रेथ हाइट एक जैसा है, तो आप कहने का मतलब 2 साइड्स के
इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ वन फेस निकालने के लिए। तो 2.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई हो गया, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट आ गया। अब सवाल ये कि क्या मैं इस आंसर को रिपोर्ट करूं? ये कैलकुलेटेड तो बिल्कुल सही है, बट यहां ध्यान दो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मिनिमम, आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ 5 है, अब मुझे बताओ ये 5 से 5 जब मैं ड्रॉप करूंगा तो क्या 2 को 3 बनाऊं? तो बोलोगे नहीं, ये 2 का 3 नहीं बनेगा, क्योंकि ये इवन है और इवन नहीं इंक्रीज करेगा 5 के बाद, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। 5 के बाद कोई नंबर होता तो मैं 2 से 3 जरूर बना देता, लेकिन फिलहाल तो 5 ड्रॉप होने पर इवन नंबर चेंज नहीं होगा, और इसका आंसर होगा 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान देना, 6.3 नहीं होगा, 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मेरे को इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तब बोलोगे कि देखो इसमें 6 फेस होते हैं, क्यूब के 6 फेस होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे और 4 जो खड़े फेसेस हैं, तो 6 फेसेस हैं और हर फेस का एरिया एक जैसा आएगा। इसका मतलब 6 फेस का जो एरिया आएगा, साइड स्क्वायर करके आप कह सकते हो कि साइड स्क्वायर करने पर 2.5 और 2.5 करने पर, साइड स्क्वायर करने पर एरिया ऑफ वन फेस इंटू 6 फेस, ये करेंगे तो 6 इंटू 6.25 ये करना पड़ा हमें। हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो 37.5 आ गया, बट क्या मैं इसको रिपोर्ट करूं? तो देखो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि सर 6 तो एक एग्जैक्ट नंबर है ना, एग्जैक्ट नंबर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन में अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो 6 को भूल जाओ आप यहाँ पे, इसके 6 को वन सिग्निफिकेंट फिगर मानने की गलती मत करना। यहाँ 6 एक एग्जैक्ट नंबर की तरह लिया गया है, तो उसका वन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये जो आपने जो साइड लिए थे 6 इंटू साइड क्या था 2.5 इंटू 2.5, वही तो फिर 2.5 मिला के फिर क्या हुआ इंटू 6.25 है ना, और जब इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 37.5। अब सवाल ये कि आंसर फिगर में क्या होना चाहिए? तो भैया आपकी जो मेजरमेंट्स थी वो तो 2.5 की मेजरमेंट्स थी ना, मेजरमेंट में आपकी मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर था वो तो 2 था, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ऐसा राउंड करोगे आप। ठीक है, तो 5 को यहाँ से ड्रॉप करोगे, और क्योंकि सामने वाला नंबर एक ऑड नंबर है तो उसको आप इंक्रीज कर दोगे, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ। क्लियर है? देखिए हम जो कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें आप इस बात को ध्यान दो कि फर्स्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट द आंसर शुड कंटेन इज डिसाइडेड। आप जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो बेटा, तो आप पहले डिसाइड कर लो कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, कितना है, ताकि आंसर फिगर में ये पहले डिसाइड हो जाए कितने सिग्निफिकेंट आंसर फिगर में होने हैं। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू द लीस्ट प्रिसाइज टर्म, जो सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा वही डिसाइड करेगा। ठीक है, अदर देन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नंबर के चक्कर में मत पड़ना, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो जब आप ये डिसाइड कर लो कि आंसर फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब उसके बाद आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे, जैसा कि हम कर रहे थे, बिफोर कैरिंग आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या करोगे, एवरी नंबर इज राउंड ऑफ टू कंटेन वन सिग्निफिकेंट फिगर मोर देन द आंसर वुड हैव। जैसे मान लो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर मान लो होने चाहिए, तो आप उसमें नंबर मल्टीप्लिकेशन से करने से पहले सबको 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लो, तब मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आंसर आ जाए तो आंसर ऑब्टेन्ड इन देन इज देन राउंडेड ऑफ अगेन टू कंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान सुनो क्या प्रोसेस है, पहले हम आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तय कर लेते हैं, फिर जितने सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए उससे एक ज्यादा सिग्निफिकेंट तक हमारे मेजर्ड जो वैल्यूज हैं उनको राउंड ऑफ कर लेते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड जो करना है कर लेते हैं, और आंसर में अगर फिर से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो उसको फिर से एक बार राउंड ऑफ करते हैं फाइनली, ताकि जो आंसर फिगर में उन्होंने पहले तय किया था कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए वो ही रहें। जैसे एक एग्जांपल तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ, जैसे मेरे को मान लो ये 42.967 इंटू
0.02435 को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, फिर 0.34 से इंटू 4। अब 4 के चक्कर में मत पड़ो, 4 यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है और 4 का सिग्निफिकेंट फिगर मत लेना, एग्जैक्ट नंबर है ना इसीलिए। तो देखो पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरे वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और 0.34 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो ये अब पहले ही तय कर लो कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ये तुम्हें पहले तय कर लेना है। ठीक, उसके बाद आंसर कैसे निकालना है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। देखो आंसर निकालने से पहले जब ये तय हो गया कि मेरे आंसर फिगर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो मैंने क्या किया, इनको राउंड ऑफ किया ताकि ये सब एग्जैक्ट नंबर को छोड़कर ये सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हों, आंसर फिगर से एक ज़्यादा। तो ये मैंने 7 ड्रॉप किया, 7 बन जाएगा, फिर उसको ड्रॉप करूंगा तो ये एक्चुअली 43 बन जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब आप 9 यहाँ ड्रॉप कर रहे होगे ना, तो ये 2 क्या बना दोगे, 3, और डेसिमल के बाद 0 बच जाएगा। तो विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसको तुम 43.0 कहोगे, ना कि 42.9 कहोगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। इसको भी मैंने 5 ड्रॉप करके 3 का 4 बनाकर इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया, और 0.34 में एक 0 और लगा दिया क्योंकि उसमें तो केवल 2 ही था, फॉर्मेलिटी के लिए उसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने बना लिया। ये खैर एग्जैक्ट नंबर, इसको छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। ये वैल्यू है जो आप एक्चुअली सॉल्व करते हो। ठीक, अगर ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा जो सामने है, लेकिन जो मेथड आपको यहाँ बताया गया है उससे सॉल्व करोगे राउंड ऑफ करने के बाद चीज़ों को, तो ये आंसर आएगा जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना, बट कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आता है, क्यों आता है आपके सामने है। अब सवाल ये है कि मैं इसको राउंड ऑफ करूं कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो जैसे अगर मैं ऊपर वाले को राउंड ऑफ करता हूँ और ड्रॉप करता चला जाता हूँ ताकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचे, तो यहाँ पे देखो 9 ड्रॉप हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 0.77 आ जाएगा। अच्छा, इस केस में भी अगर वैसे 1 ड्रॉप हो रहा है, फाइनली ड्रॉप होते 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 1 ड्रॉप होगा तो 0.77 ही बचेगा। तो आपका जो इसमें दोनों केस में आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.77। ये है यहाँ पर आंसर। तो फिर से सुन लो मेरी बात, पहले हम आंसर फिगर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा ये तय कर लेते हैं, मेजर्ड वैल्यूज के सिग्निफिकेंट फिगर को देखकर, एग्जैक्ट नंबर को छोड़कर, ये तय कर लिया हमने। उसके बाद हम उस सिग्निफिकेंट फिगर से एक ज़्यादा तक सबको राउंड ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइजन जो भी करना होता है करते हैं, और आंसर आने के बाद फाइनली उसको फिर से राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएं जितने हमने डिसाइड किए थे। आगे देखें, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से बता दो इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन सभी क्वेश्चंस में, जल्दी से बताओ फटाफट। देखो देखते मालूम चलना चाहिए। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अब तक कितना सिखा दिया गया है। ये 24, यहाँ कुछ एक बात सुनो, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है। अगर यूनिट होती तो उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलते, ये फिलहाल एग्जैक्ट नंबर है। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, वही 24 के साथ सेंटीमीटर लिखा है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे यूनिट के साथ है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 800 बॉल्स, तो ये तो काउंटिंग है भैया। 800 बॉल्स यानी कि वो एक सर्टेन नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। तो यहाँ पे 800 बॉल्स, अब भाई बॉल डेसिमल में तो नहीं होगी ना, तो इसीलिए ये एक एग्जैक्ट नंबर माना जाएगा और इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन वहीं 800 केजी अगर होगा, 800 केजी होगा तो ये मेजरमेंट है, और ये मेजरमेंट में आपको पता डेसिमल तो कहीं है नहीं, तो 8 के बाद दोनों जीरो हैं उसको आप हटाकर कहोगे कि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और यहीं अगर 800 के बाद डेसिमल होता, मतलब ऐसा होता ना 800 के बाद यहाँ डेसिमल होता, तो हम इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते। बट फिलहाल जैसा दिया है 800, उस तरीके से 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी को मैंने क्या है, डेसिमल को 2 बार खिसका के साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा है। तो इसमें आपको पता है 8.00, इसको तुम कहोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, तो यहाँ भी तुम बस पहले टर्म को देखोगे 8.0, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर दोगे। इसमें केवल 8 × 10⁻²है, तो 8 को देख के 1 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर दोगे। इस वाले में 10 की पावर को छोड़ दो, 0.8 में ध्यान दो, 0 इसको तो लोगे नहीं, पॉइंट के बाद वाला 8 आप लोगे, तो ये भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। पाई आपको पता है एक कांस्टेंट की तरह लिया जाता है कैलकुलेशंस में, है ना, एक फिक्स्ड वैल्यू एक कांस्टेंट की तरह लिया जाता है।
तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, तो मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था ना जिसमें हम 3.41 इसकी वैल्यू यूज करते हैं, 3.14 इसकी वैल्यू यूज करते हैं, तो वो 3.14 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और फिर उसके हिसाब से आंसर तय नहीं होगा। याद रखना, एग्जैक्ट नंबर और कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर से मत तय कर देना फाइनल आंसर। फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर मेजर्ड वैल्यू से ही तय होता है। ठीक है, और देखो ध्यान से, जैसे सम ऑफ इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 16.75। लेकिन जब तुम आंसर रिपोर्ट करोगे तो डेसिमल के बाद पहले वाले में भले ही 2 डिजिट है, दूसरे वाले में 1 डिजिट है, तो वो 1 डिजिट तय करेगा कि फाइनली आंसर क्या होगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा 16.8, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब इस सम का जो आंसर होगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये बताना था मुझे। अच्छा, 4 इंटू 3.60 इंटू 2.0, इसको मल्टीप्लाई करने पे फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे आंसर में, बस ये बता दो, बिना मल्टीप्लाई किए बता दो। बोलोगे 4 एक एग्जैक्ट नंबर है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर मत देखो। 3.60 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, आंसर जो भी हो। सम ऑफ 16.45 एंड 2.0, इसमें बताओ। तो बोलोगे जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड कर लोगे मुझे उम्मीद है 16.65, और फिर डेसिमल के बाद पहले वाले में 2 डिजिट है, दूसरे वाले में 1 डिजिट है, तो उसको राउंड ऑफ कर लोगे। हालांकि 5 के पहले वाला इवन है तो ये इस बार हम नहीं इंक्रीज करेंगे, 16.6 ही रखेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, आंसर फिगर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसकी वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे और पूछा जाए कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर आंसर होंगे, आंसर निकालने से पहले तय कर सकते हो। देखो नीचे वाला जो ये 4 है ये तो एग्जैक्ट नंबर है ना, इसको तो मत लेना सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करते समय। ऊपर वाले में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और नीचे वाले 5.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये डिसाइड कर रहा है कि फाइनल आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एग्जैक्ट, जैसे 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने अगर रहेंगे तो याद रखना, जो एग्जैक्ट नंबर होगा उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो फिजिकल कांस्टेंट की तरह लिए जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसमें, और जो डिफाइंड नंबर रहते हैं, डिफाइंड नंबर्स जो रहते हैं, डिफाइंड कांस्टेंट जो रहते हैं, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब क्या डिफाइंड हैं चीजें। गैस कांस्टेंट डिफाइंड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास डिफाइंड है, प्लैंक कांस्टेंट है एक, फेराडेस कांस्टेंट है एक, एवोगैड्रो कांस्टेंट या नंबर कह सकते हैं, ये भी एक डिफाइंड नंबर है, कांस्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी नंबर या कांस्टेंट या डिफाइंड नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स, ये ऐसे हैं जिसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए बेटा, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्रेस द नंबर 45200 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, विथ, पॉइंट समझो ना, विथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, विथ 3, 2 एंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले तो ये बताओ, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, डेसिमल मान के यहाँ चलो 0 के बाद, तो 4.5200, डेसिमल को मैंने 4 टाइम्स लेफ्ट खिसका दिया, तो यहाँ 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताओ, तो बोलोगे कि डेसिमल आ गया ना, तो अब यहाँ पे ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो ये हमारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर का इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कह रहा है कि भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, तो बोलोगे एक जीरो ड्रॉप कर दो, आप एक जीरो ड्रॉप कर दो, तो क्या आंसर हो जाएगा, 4.520 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में फिर एक और जीरो ड्रॉप कर दो, तो 4.52 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, पावर तो नहीं बदलेगी ना। और विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 ड्रॉप करोगे तो 5 पे फर्क नहीं पड़ेगा, 4.5 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। विथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान देना है, देखो कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि 4.5 मानकर जब उसको 5 ड्रॉप करेंगे तो ये सोचेंगे कि भाई 5 के पीछे तो कुछ था ही नहीं, तो वो 4 इवन है इसलिए चेंज नहीं करेंगे, वो 4 रखेंगे, जबकि ये गलत हो गया। अरे भैया, आपने जो लिया था वैल्यू वो तो 45200 था ना, मतलब एक्चुअली 5 के बाद कुछ था,
तो यहाँ ध्यान देना है कि जब आप 5 ड्रॉप करोगे तो इस बात का ध्यान देना कि 5 के बाद कुछ नंबर है, तो इसीलिए जब 5 ड्रॉप करोगे तो उस नंबर की वजह से यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ जाएगी। रूल्स लिखवा दिया है मैंने, आप चेक कर लेना। तो यानी कि ये वैल्यू 4 नहीं, ये बढ़ के 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 5 इंटू 10 की पावर 4 लिखेंगे। 4.5 को मैंने, ये केवल 4.5 नहीं था, ये 4.52 था, इसीलिए 5 हो गया। एग्जैक्टली वो 4.5 ही रहता तो वो फिर 5 नहीं बनता, 4 ही बना रहता। ठीक है ना? तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे विथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, विथ 2 एंड विथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक चीज और आपको समझानी है। जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा एक बड़ा सा नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे बड़े नंबर के साथ। तो जब दो बड़े नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या करना होता है पता है? उसके जो 10 की पावर वाले नंबर्स नहीं हैं उनको आप अलग से मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट में लिख लो। और जो 10 की पावर वाला है, 10 की पावर जैसे 6 और 10 की पावर 5 है, तो उन दोनों को आप एक साथ कॉमन ले लो। 10 की पावर और जो पावर थी उसको उसके ऊपर जोड़ दो, तो 6 और 5 जोड़ के ऊपर लिख लो, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया है ना। ऐसे फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, 5.7 और 4.2 को, तो वो 23.94 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है? थोड़ा पेपर वर्क आप भी कर लेना। और 10 की पावर जो था ये 6 + 5 ये 11 हो गया 10 की पावर में, तो ये सॉल्व हो गया। अब पॉइंट ये है कि क्या ये ठीक है, कैलकुलेटेड आंसर तो बिल्कुल सही है कैलकुलेशन के हिसाब से, बट क्या इसको रिपोर्ट करें हम? तो बोलोगे कि 5.7 जो है, 5.7 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 4 को भी ड्रॉप करो, 9 को भी ड्रॉप करो। लेकिन जब ये 9 को ड्रॉप कर रहे होगे ना तो ये 3 4 बन जाएगा, तो 24 हो जाएगा वो, बाकी 10 की पावर 11 बना रहेगा। तो ये हो गया विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात और ध्यान दो, डेसिमल यहाँ 4 के बाद लिखा नहीं गया, लेकिन वो एज्यूम है कि भाई वहां पे है। अगर मैं डेसिमल को खिसका के लेफ्ट में ले जाऊं, 2.4 कर दूं, तो ये जो 11 है उसमें फिर मैं एक बढ़ा दूंगा, है ना? लेफ्ट में ले जाने पर यहाँ एक इंक्रीज कर देते हैं, राइट में ले जाने पर उसी को डिक्रीज कर देते हैं एक एक। यहाँ पे हम इसको 2.4 10 की पावर 12, ये मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल का। मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है ना? ये भी सही है, ये भी सही है, ये मोर अप्रोप्रिएट है। क्लियर हो गया ना भाई कि जब दो एक्सपोनेंशियल बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बात को ध्यान रखते हैं? अच्छा मान लो जैसे पावर अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा? जैसे इसकी तो पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर नेगेटिव है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है। 5.7 और 4.2 तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। और 10.-6 और 10 की पावर -6 और 10 की पावर 3, इसको मैंने 10 की पावर में -6 और +3 करके लिया, और -3 और -6 और +3 -3 बचेगा, तो 10 की पावर -3 ये बच गया, और ये 23.94 एज इट इज है। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इस आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि हमारे जो मल्टीप्लिकेशंस वाले जो वैल्यूज थी उसमें 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले थे। तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसको आप ड्रॉप कर दोगे तो ये 24 लिख लोगे। तो यहाँ ध्यान देना, आंसर 10 की पावर -3 आ रहा है, क्योंकि ये -6 + 3 -3 बचा था। अब देखो अगर इस केस में तुम डेसिमल को 4 के बाद यहाँ खिसका के करोगे, 2.4 लिखोगे, लॉजिक वही है। लेफ्ट में जब इसको खिसकाओगे तो यहाँ एक इंक्रीज कर दोगे, +1 कर दोगे, तो वो 11 से +1 12 हो गया। यहाँ -3 है ना, तो -3 में +1 करोगे तो -2 बचेगा ना। क्लियर है? तो ये -2 बच गया, देखो ये। और एक बात, मान लो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले को तुम प्लस कर रहे हो, ध्यान देना ये प्लस आएंगे बीच में, यहाँ क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। अगर तुम ऐसे एक्सपोनेंशियल वालों को प्लस कर रहे हो तो ध्यान देना उनके 10 की पावर सेम होना ज़रूरी है। अब ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। तो जो बड़ी पावर होती है ना, जैसे 10 की पावर 3 है, इसको तुम एक कम कर सकते हो आसानी से लॉजिकली। इसको 3 के बदले 2 जब करोगे तो डेसिमल सामने खिसकेगा। बात को समझना, डेसिमल जब लेफ्ट खिसकता है तो ये पावर में एक बढ़ जाता है, डेसिमल जब राइट में खिसकाओगे तो पावर एक घटा दोगे। तो मैंने क्या किया, 45.6 लिखा और उसकी पावर एक कम कर दी मैंने, तो 2 हो गया। अब वो इसके पावर से मैच कर गया।
अब मैं आसानी से इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। याद रखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऐड करते समय पावर्स क्या होने चाहिए, 10 की पावर सेम होनी चाहिए। ये दोनों सेम हो गए। अब ये सेम होने से फायदा ये होता है कि 10 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो ये प्लस आएंगे ना बीच में, तो इस वाले एक्सप्रेशन से 10 की पावर 2 और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से 10 की पावर 2 कॉमन बाहर निकाल लो। ये बाहर निकल गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले वाले में 45.6, दूसरे वाले में 2.6। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48.2, 10 की पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। बाकी डेसिमल को अगर आप लेफ्ट में खिसकाओगे तो यहाँ एक पावर बढ़ा दोगे, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर अप्रोप्रिएट साइंटिफिक नोटेशन में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर एक बार नहीं तो मेरे इस तरीके से लेक्चर देने का फ़ायदा ये है कि आप रिकॉर्डिंग है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा लेक्चर 2 था। अगर मेरे साथ बने रहोगे आपको मैं बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।